Hello, Assalamu alaikum class. So today I'm going to discuss some of the topics that we were discussing. This is the course of financial markets and institutions. So हम जब टॉपिक आपके डिस्कस कर रहे थे तो कुछ चीजें मिस हो गई थी, तो उसके अंदर से मैंने कहा कि उनको जरा मैं थॉरोली एक बार आपसे डिस्कस कर लूं. So let's go along with the financial institutions first. So there are these types of financial institutions. I just listed them down for you so that you can all see them. Okay, the first one, the commercial banks. You all know कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, किस तरह ऑपरेट करते हैं. जितने बैंक्स आप अपने अराउंड देखते हैं, दीज आर मोस्टली आइदर सेविंग्स बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली, अगेन क्योंकि मैं डिफरेंशिएट करना होगा इनके अंदर, तो इसमें अभी साथ साथ बताता जाता हूँ. कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स हैं जो कि सिर्फ कमर्शियल लोन्स देते हैं. ठीक है. सो दे वोंट बी दी प्राइवेट यूज लोन्स, दे वुड बी दी कमर्शियल लोन्स जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. ये सेविंग्स लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोन्स जो है वो कमर्शियल देते हैं. Then comes in the thrifts. So thrifts के अंदर आगे तीन टाइप्स हैं. That is the savings associations, the savings banks, and the credit unions. So what is a saving association? सेविंग एसोसिएशन वो जहां पर लोग अपने पैसे सेविंग्स करने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट है, कमेटी डाल लेते हैं लोग. तो उस टाइप का एक चीज है जहां पर आप अपने पैसे सेविंग करना चाहते हैं, तो उस सेविंग एसोसिएशन के अंदर अपने पैसे जमा करवाते जाते हैं और आपको एक लमसम मनी बाद में इकट्ठी मिल जाती है. इस तरह से सेविंग्स बैंक्स होते हैं जहां पर आप सेविंग कर देते हैं, और इसका जो जो ये पैसे ये जो है ये आपके सेविंग्स लेते हैं और इसको इन्वेस्ट करते हैं. इस मतलब इसके पर लोन आउट कर देते हैं टू, फॉर एग्जांपल, पर्सनल लोन्स, मॉर्गेजेस, कार लोन्स. इस तरह की चीजों के लिए ये लोन दे देंगे. ये कमर्शियल लोन्स नहीं देंगे, बिकॉज दीज बैंक्स दे यूजुअली गो विद पर्सनल लोन्स, जबकि कमर्शियल बैंक्स जो है वो कमर्शियल लोन्स देते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अ क्रेडिट यूनियन. क्रेडिट यूनियन क्या होती है कि जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लोगों की एक यूनियन बन जाती है और वो उन्हीं लोगों को लोन्स देती है. फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आईयूबी के सारे टीचर्स मिल जाएं या पूरे भावलपुर के, पाकिस्तान के टीचर्स मिलकर एक क्रेडिट यूनियन बनाए, टीचर्स क्रेडिट यूनियन, तो वो सारे टीचर्स पैसे उसमें इकट्ठे करेंगे कलेक्टिवली, और उन पैसों से या वो उन पैसों से वो किसी कुछ टीचर्स को लोन दे दिया जाएगा. उसके अंदर से कि कुछ ने अगर लोन लेना है किसी भी चीज के लिए, तो उनको लोन आउट किया जा सकता है. इस तरह से पुलिस की हो सकती है, इस तरह से फायर डिपार्टमेंट की हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है क्रेडिट यूनियन. मूविंग ऑन, इंश्योरेंस कंपनीज. सो यू ऑल आर वेल अवेयर विद इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस के अंदर डिफरेंट इंश्योरेंस हो सकती है. ऑटो इंश्योरेंस हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस. सो इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस सेल करती हैं. कभी अगर लॉस हो जाता है तो उसके अंदर उनकी केस के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ती है. हेल्थ इंश्योरेंस, एनीथिंग वुड बी देयर. देन कम्स इन द इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ये वो प्राइमरी मार्केट के वो बैंक्स हैं जो प्राइमरी मार्केट में ऑपरेट करते हैं, और पहली बार जो कंपनीज अपने शेयर इशू करवाने चाहती हैं तो वो अंडर राइटर के पास जाती है. अंडर राइटर इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं. सो दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट बैंक्स. तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करते हैं, ये प्राइमरी मार्केट ही कहलाते हैं. देन कम्स इन द ब्रोकरेज या प्रोवाइड द ब्रोकरेजेस. दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, जो कि बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है. हाउ सो जो फर्स्ट प्राइमरी मार्केट के अंदर हमने शेयर्स इशू किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू वांट टू सेल देम फॉर द सेकंड टाइम, तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ब्रोकरेजेस के थ्रू बेचे जाते हैं. सो थ्रू द एक्सचेंजेस जिसके अंदर ब्रोकरेजेस होती हैं. मूविंग ऑन, फाइनेंशियल कंपनीज. सो व्हाट इज अ फाइनेंशियल कंपनी? फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो लोन्स या फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द बैंक्स, क्योंकि ये बैंक्स की तरफ पड़े, क्योंकि ये सेविंग्स नहीं लेते. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर जो कमर्शियल बैंक से ये डिफरेंट इस तरह से है, या सेविंग्स बैंक से ये डिफरेंट है कि ये सेविंग्स नहीं लेते. वो दोनों सेविंग्स लेते हैं लोगों की, और उसको मतलब लोग जो जमा करवाते हैं पैसे उनको वो लैंड आउट करते हैं. जबकि फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं ये और तरह से फाइनेंसिंग अरेंज करती है, इसलिए इनके अंदर डिफरेंस है. ठीक है. फाइनेंशियल कंपनीज आपको लोन आउट तो करती हैं लेकिन सेविंग्स नहीं लेती हैं, मतलब अपने पास लोगों के अकाउंट्स नहीं खुलवाती. देन कम्स इन द म्यूचुअल फंड्स. अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? दे आर ये मैं ऑलरेडी वैसे आपको एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ. म्यूचुअल फंड्स में होता ये है कि एक कंपनी बनाई जाती है म्यूचुअल फंड्स की बेसिकली, और ये जो है म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये डिफरेंट एक मतलब एक्सपर्ट्स का पैनल होता है जो कि अपनी मैनेजमेंट की फीस चार्ज करते हैं, और उसके अगेंस्ट वो एक पोर्टफोलियो बनाकर देते हैं. मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो हम डाइवर्सिफाइड हमेशा इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ये और फ्लक्चुएट ना करे बहुत ज्यादा, और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है. और इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस प्रोबेबिलिटी यही हो कि प्रॉफिट मिलता रहे. ठीक है. रिटर्न मिलता रहे बेसिकली. सो व्हाट दे डू इज कि वो हर टाइप की डिफरेंट सिक्योरिटीज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि
इतने परसेंट ये सिक्योरिटीज, इतने परसेंट ये सिक्योरिटीज, सेफ वाली इतनी, रिस्की वाली इतनी, मॉडरेट वाली इतनी, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। तो वो शेयर्स वगैरह परचेज करके एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं और वो पोर्टफोलियो आगे बेच दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। जब आप एक म्यूचुअल फंड के शेयर लेते हो तो आप बेसिकली उस पोर्टफोलियो का एक चंक ओन कर रहे होते हैं, उसको खरीद के अपनी मलकियत में ले आते हैं, ठीक है। तो दैट आर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर की ये होता है कि जी म्यूचुअल फंड्स अगर 10% ग्रो कर गए तो वो 10% आपका माइनस द फी, जो भी वो डिडक्ट करते हैं उसकी थोड़ी सी एक फीस होती है जो उनकी मैनेजमेंट फी होती है। सो दे डिडक्ट दैट और बाकी का वो आपको रिटर्न दे देते हैं एज अ म्यूचुअल फंड रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं। जबकि इसके अंदर एक और कैटेगरी होती है जो हम कहते हैं हेज फंड्स। हेज फंड्स आर सिमिलर थिंग्स बट ये हाईली अनरेगुलेटेड हैं, तो इसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए ये बहुत रिस्की भी हो सकते हैं। अब इसका हेज का वर्ड तो यही कहता है कि दिस इज हेजिंग, जहां पर इसको हेज किया जाएगा, लेकिन दिस इज एन ओल्ड टर्म, जब बनाया गया था तब किया जाती थी हेजिंग, कुछ टर्म्स यूज की, टेक्निक्स यूज करके। लेकिन आज जो हेज फंड्स इस वक्त चल रहे हैं वो बेसिकली क्योंकि अनरेगुलेटेड है, दे इन्वेस्ट क्वाइट हैवीली इन रिस्की सिक्योरिटीज, क्योंकि रिस्की सिक्योरिटीज पे रिटर्न बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, जो कि हाईली रिस्की सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, तो ये उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हाईली रिस्की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर मतलब रिस्क तो ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होगा। ये करेंसीज में, गोल्ड में, दे कैन इन्वेस्ट इन एनीथिंग, मेटल्स में, ये किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि दे आर हाईली अनरेगुलेटेड। तो ये हेज फंड्स होते हैं, दे वर्क सिमिलरली लाइक म्यूचुअल फंड, सॉर्ट ऑफ उस तरह के होते हैं, लेकिन ये हाईली अनरेगुलेटेड है। देन कम्स इन द पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स एज यू नो के ये बेसिकली तो इंटरनेशनली ज्यादा पॉपुलर हैं, जहां पर कंट्रीज में पब्लिकली जो है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर प्राइवेट हैं तो वो अब पेंशन नहीं दे रहे होंगे, तो लोग अपनी पेंशन के जनरेट करने के लिए अपनी जॉब के दौरान इस तरह के पेंशन फंड्स के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पेंशन फंड बेसिकली गवर्नमेंट का भी एक, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है ये, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, पाकिस्तान की भी एक ना गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसके जो ये पेंशन फंड जिसके अंदर जाते हैं सारे, और वो मैनेज करती है, उनको इन्वेस्ट करती है पेंशन के पैसों को, ठीक है। तो जो पेंशन के फंड्स होते हैं उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो वो जो पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं उन पैसों के ऊपर जो रिटर्न आता है उससे आगे पेंशन दी जाती है। तो होता यह है कि क्योंकि ये कई सालों बाद चाहिए होती है और फिर ये भी नहीं पता कितनी चाहिए होगी, कुछ लोगों की पहले डेथ हो जाएगी, कुछ को 5 साल चाहिए होगी, कुछ को 10 साल चाहिए होगी, सो नोबडी नोज। सो ये लो रिस्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसे डूबे ना, और ये लॉन्ग मेच्योरिटी के लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक इन्हें पैसे रखने होते हैं, और ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं क्योंकि लोगों के पैसे होते हैं, उनकी पेंशन के पैसे होते हैं बेसिकली। देन कम्स इन ईटीएफ्स। अब ईटीएफ्स के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ठीक है। लेट मी एलाबोरेट। सो बेसिकली ईटीएफ्स के अंदर जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की, ठीक है। ये बेसिकली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव वो चीज होती है जिसके अंदर उसकी इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो किसी और चीज से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ डेरिवेटिव, क्योंकि वो किसी और चीज की बेसिस के ऊपर अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। जैसे कि गोल्ड का डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है, वीट का डेरिवेटिव हो सकता है। अब बेसिकली जब ये डेरिवेटिव एग्रीमेंट हो रहा होता है तो इसके अंदर बाइंग और सेलिंग के ऊपर हो रहा होता है कि इतने में बाय किया जाएगा, इतने में सेल करेंगे। इसमें बेसिकली तो कोई गोल्ड या वीट बाय और सेल नहीं की जाती, जिसका रेट का डिफरेंस होता है वो पे ऑफ कर दिया जाता है। अब यही ये जो डेरिवेटिव्स हैं देर हाईली रिस्की एंड स्पेकुलेटिव, इस वजह से इसके अंदर एक गैम्बलिंग का एस्पेक्ट आ जाता है। और ये कहा जाता है कि 2008 और डिफरेंट जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उनके अंदर इंक्रीज की वजह एक ईटीएफ मार्केट भी है जो $3 ट्रिलियन तक ही पहुंच चुकी हुई है। सो इट्स अ ह्यूज मार्केट, और इसकी वजह से फाइनेंशियल डिजास्टर्स भी आ रहे बिकॉज इट इज क्वाइट स्पेकुलेटिव इन नेचर। मूविंग फॉरवर्ड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि हमने रिस्क को डिस्कस किया था लेकिन बहुत डिटेल में नहीं किया था। सो व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज द पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू, के पोटेंशियल चेंज कितना हो सकता है। अगेन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ये रिमेंबर करना जरूरी है कि रिस्क इज नॉट ऑलवेज लॉस। रिस्क इज पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू, कि जो आप वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा या उससे कम आ जाए, लेकिन हम इसको नेगेटिवली ही लेते हैं क्योंकि हम बेसिकली नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कम ना हो जाए। तो इसके बारे में जो एक और डेफिनेशन है वो है अनफेवरेबल आउटकम, पोटेंशियल ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, कि अनफेवरेबल आउटकम की पोटेंशियल क्या है। ऑल्दो इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन होगी वही होगी पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू, ठीक है, कि पॉजिटिव या नेगेटिव, इट कुड बी बोथ वेज, लेकिन हमारा ज्यादा कंसर्न क्योंकि नेगेटिव के साथ है तो हम दूसरी भी ले सकते हैं। इसके अंदर अब रिस्क की अगर हम फाइनेंशियल रिस्क को डिस्कस करना चाहें तो इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क हैं, 100 से भी ज्यादा टाइप्स हैं फाइनेंशियल रिस्क की। दैट इज वाई बहुत सारी, अब ये फिर बहुत एडवांस बातें आ जाएंगी इसके अंदर के जी, डिफरेंट थ्योरीज आ जाएंगी।
तो आई वोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। तो मैं आपको अभी सिर्फ कुछ 10 कैटेगरीज मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन की हैं, इनको डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आपको कुछ रिस्क की टाइप्स के बारे में समझ आ जाए। सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क या री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सो एक बड़ा कॉमन रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है कि हमने जब इन्वेस्ट किया तो अब अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा तो अगेन कुछ सिक्योरिटी जो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर थी वहां पर भी रिस्क आ जाएगा, और जो रिटर्न हमें मिल जाएगा उसको री इन्वेस्ट करने का भी रिस्क आ जाएगा कि हमने इसको जब नए रेट पे इन्वेस्ट करना है तो फिर कम रेट मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, इंटरेस्ट रेट का एक रिस्क ऑलवेज बना रहता है। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, क्योंकि फॉरेन करेंसीज कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन हो रही होती है, तो अगर किसी की पेमेंट्स को और जो इशू आ जाता है कि पेमेंट आने वाली है वो अब फॉरेन करेंसी के अंदर है, तो फिर अगर करेंसी अप डाउन हो जाएगी तो उसकी वजह से एक फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। मूविंग ऑन टू द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क बेसिकली प्राइस रिस्क है कि मार्केट के अंदर प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाएंगी, तो उस वजह से हमारे बिजनेस को क्या इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियली हमारी कंडीशन को। इस तरह से क्रेडिट रिस्क, अगर किसी को आपने लोन दिया हुआ है या किसी से आपने कोई लोन आपका आने वाला है, उसकी पेमेंट आने वाली है, तो वो अगर डिफॉल्ट कर जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो व्हाट वुड हैपन देन, या उसके इंटरेस्ट पेमेंट लेट हो जाए या पूरा पेमेंट लोन ही डिफॉल्ट हो जाए, तो क्रेडिट का डिफॉल्ट हो जाए तो वो क्रेडिट रिस्क होता है। देन कम्स इन लिक्विडिटी रिस्क, कि अगर आपको फॉरेन पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप अपने पास बड़ी सिक्योरिटीज को बेचने जाए मार्केट के अंदर और वो अपनी बेस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर ना बेच सकें आप, तो दैट वुड बी अ लिक्विडिटी रिस्क कि आपको जल्दी से पैसे उधर पे और आप उसको सिक्योरिटीज को अपनी को बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे नहीं बेच सके। देन कम्स इन समथिंग दैट इज कॉल्ड एन ऑफ बैलेंस शीट रिस्क। ओके, ये एक सॉर्ट ऑफ कंटिंजेंट रिस्क है। ऑफ बैलेंस शीट रिस्क बेसिकली आता है ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स या लायबिलिटीज से। ओके, ये वो चीजें हैं जो हम अपनी बैलेंस शीट में ऐड नहीं करते और इसको ऑफ बैलेंस शीट हम मेंशन कर देते होते हैं इन द एनुअल रिपोर्ट्स। व्हाई? बिकॉज ये कंटिंजेंट है, ये कंटिंजेंट रिस्क है, मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब ये ऐसा रिस्क है, ये ऐसा लॉस है, ये ऐसी लायबिलिटी है जो कि हो सकता है कल हमें पे करनी पड़े, लेकिन हो सकता है ना पे करनी पड़े। कोई अदालत में केस चल रहा है इस तरह का हो सकता है, या कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको पता है जैसे कि इंश्योरेंस है कि आपको ये नहीं पता ना कि अब आपको कितनी अगर ऑटो इंश्योरेंस है तो कितनी कार्स का डैमेज रिपे करना पड़ेगा, कौन सी कार चोरी हो जाएगी, कितनी कार्स चोरी हो जाएंगी और कितनी रिकवर हो सकेंगी उसमें से। सो यू डोंट नो दिस, सो दीज आर कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट रिस्क। अभी कॉन्टिजेंट है कि ऐसा इवेंट होगा तो ये रिस्क आ जाएगा, नहीं होगा तो आप बच जाएंगे, इसलिए इनको ऑफ बैलेंस शीट में भी नहीं डाल सकते, इसलिए इसको कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट रिस्क या कंटिजेंट रिस्क को कह सकते हैं। देन कम्स इन टेक्नोलॉजी रिस्क, कि एक टेक्नोलॉजी आप एक अरसे से यूज करते आ रहे हैं, अब तक ठीक भी चली थी, लेकिन अगर उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है, जैसे कि अचानक एक फोन आप यूज कर रहे हैं, वो बटन दबाया वो नहीं चल रहा, एक चीज आपके पास ही लैपटॉप था आप यूज कर रहे थे अचानक से खराब हो गया, या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है उसकी, अब वो वर्क सही नहीं कर रहा। ये जैसे कि अभी रिसेंटली अमेरिका में एक ऑयल पाइपलाइन को हैकर्स ने हैक करके बंद कर दिया। अब एक बहुत बड़ी शॉर्टेज क्रिएट हो गई ऑयल की और उन्होंने रैंसम मांगा। अब अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी है दे डू नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, लेकिन उन्होंने रैंसम पे किया टू गेट द पाइपलाइन ओपन अगेन। ठीक है, सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिस्क इन्वॉल्व हो गया ना, फिर टेक्नोलॉजी की वजह से एक रिस्क इन्वॉल्व हो गया। इस तरह से ऑपरेशनल रिस्क, कि कोई इवेंट ऐसा हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी ऑपरेशंस के ऊपर इफेक्ट कर देता है, तो दैट वुड बी दी ऑपरेशनल रिस्क, कि कोई ऑपरेशंस के रिलेटेड इवेंट आ जाता है, कोई क्लैमिटी आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई फॉर एग्जांपल जलजिला आ गया, फ्लड आ गया, तो कोई भी ऐसा नेचुरल इवेंट, को हरिकेन आ गया, जैसे कि अभी पेंडेमिक आई हुई है, दिस इज आल्सो एन ऑपरेशनल रिस्क जो कई बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। सो कंट्री रिस्क, या जिसे हम कहते हैं सॉवरेन रिस्क। सो कंट्री रिस्क, सॉवरेन रिस्क किस तरह से आप देख सकते हैं कि कंट्री में कोई पॉलिटिकल चेंज आ जाए, कंट्री की पहले पॉलिसी कुछ और थी, पॉलिसीज चेंज हो जाए, इसी तरह से कंट्री में कू हो जाए, ठीक है, वहां पर डिक्टेटरशिप हो आ जाए, या फिर कंट्री के अंदर कोई रेडिकल चेंज आ जाए, सोशल चेंज आ जाए, कि सोशल प्रोटेस्ट और उसकी वजह से सोशल चेंज आ जाए कि कंट्री के नहीं यूं नहीं यूं होगा, तो पूरी पॉलिसी शिफ्ट हो जाए उसकी वजह से, सोशल चेंज की वजह से। सो इसी तरह के डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल वेल एक कंट्री ने इंटरेस्ट रेट, लेट सपोज उनका पहले इंटरेस्ट रेट था जो ऑफर कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट 10% था, अब उन्होंने 5% कर दिया, या फिर पहले टैक्स रेट 15% था, अब उन्होंने कहा जी कि 40% होगा। सो अगेन फॉरेन कंट्री करेंसीज कंट्रीज के लिए और डिफरेंट कंपनीज के लिए दिस वुड बी अ कंट्री रिस्क और सॉवरेन रिस्क। देन कम्स इन इंसॉल्वेंसी रिस्क। इंसॉल्वेंसी रिस्क के अंदर बेसिकली दो फैक्टर्स, हम दो बातें आ जाती है, एक इंसॉल्वेंट की कंपनी और एक बैंकरप्ट होगी कंपनी। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, मैं भी एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। इंसॉल्वेंसी रिस्क ये है कि आप अपने
जो पेमेंट है डेटर्स हैं उनको पेमेंट ना कर सकें, आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप पेमेंट ना कर सकें, और इस वजह से आप इंस्टॉलमेंट हो जाएं कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते। और बैंक्रप्सी क्या होती है कि आप एक्चुअली फाइल कर दें कोर्ट में कि जी हमारे पैसे हमारे डेटर से लेके दिए जाएं जितने भी हैं, ताकि हम अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करके बिजनेस को वाइंड अप कर सकें। दैट इज द फाइलिंग, एक्चुअल फाइलिंग, जहां पर आप कोर्ट में जाकर बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं। So that's it for today. Thank you, everyone. And we'll come to you, we'll discuss with the next chapter. ठीक है, thank you very much. Assalamu alaikum.